हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल डी टाइम में। हम पिछली क्लास में महान्यायवादी महान्यायवादी के बाद केंद्र की विधायिका संसद के बारे में समझे। संसद के बाद जो अगला जो प्रावधान है भारत के संविधान में वो ये है कि संसद के जो सदस्य होते हैं या संसद का जो सदन होता है उसमें जितने भी सदस्य जाते हैं उनकी योग्यता क्या हो। योग्यता का उल्लेख कहाँ पे किया गया, योग्यता क्या होती है, इन सब बातों के बारे में आज हम समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहली बात कि संसद क्या है, तो संसद आप पिछली क्लास में पढ़े, दो सदन होते हैं। एक है आपका लोकसभा और दूसरे नंबर पे क्या है आपका राज्यसभा। और लोकसभा और राज्यसभा क्या है, दो सदन हैं संसद के। और इन दोनों सदनों के जो सदस्य होते हैं वो लोकसभा के हों या राज्यसभा के हों, क्योंकि आपको बताया गया है पिछली क्लास में कि लोकसभा के जो सदस्य होंगे वर्तमान परिस्थिति है उनकी 543 और राज्यसभा की जो वर्तमान परिस्थिति है वो है 245। ये सदस्यों की है। तो सबसे पहली बात कि संसद के जो सदस्य होते हैं उनकी योग्यता का उल्लेख कहाँ पे किया गया, तो उनकी योग्यता का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 84 में बताया गया। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 84 वो क्या बताता है, तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 84 ये बताता है कि जो भी संसद के सदस्य होंगे, संसद का मतलब पार्लियामेंट, और पार्लियामेंट में दो हाउस है, उन दो हाउस की जो सदस्य हैं उनकी योग्यता का वर्णन कहाँ पे किया गया, तो उनकी योग्यता का वर्णन कहाँ पे किया गया, अनुच्छेद 84 में। इसी में लोकसभा के बारे में बताया गया है, लोकसभा के सदस्यों की योग्यता क्या होगी, और साथ ही साथ राज्यसभा के सदस्यों की योग्यता क्या होगी। तो जिसमें जो पहला प्रोविजन यही दिया है कि भारत का नागरिक होना चाहिए। मतलब यदि आपको लोकसभा का चुनाव लड़ना है और राज्यसभा का चुनाव, क्योंकि दोनों चुनाव संपन्न कराए जाते हैं निर्वाचन आयोग के द्वारा, ये जनता के द्वारा निर्वाचित होता है और ये राज्यों की विधानसभा के सदस्यों के द्वारा निर्वाचित होता है। और वो इसमें अलग बात है कि 12 सदस्यों को राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत भी किया जाता है, जो हम पिछली क्लासों में समझ चुके हैं। लेकिन ये जनता के द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित होते हैं। और ये लोकसभा के जो सदस्य हैं, अगला है जो राज्यसभा। राज्यसभा के जितने भी सदस्य हैं वो क्या होते हैं, विधानसभा के सदस्यों के द्वारा क्या होते हैं, निर्वाचित होते हैं। तो जब आप इनकी योग्यता पढ़ेंगे तो इनकी योग्यता का जो सबसे पहला प्रोविजन यही दिया है कि भारत का नागरिक होना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति भारत का नागरिक है तो लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए भी क्या है, एलिजिबल है, योग्य है, और साथ ही साथ राज्यसभा का चुनाव लड़ने के लिए भी क्या है, योग्य है। ये पहला प्रोविजन है जिसका उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 84 के उपखंड 1 में बताया गया। जब दूसरा उपखंड पढ़ेंगे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 84 का, यही सबसे इंपॉर्टेंट है, जो परीक्षा के दृष्टिकोण से क्या है, सबसे महत्वपूर्ण है, जो आपका परीक्षा में पूछा जाता है कि लोकसभा तथा राज्यसभा, लोकसभा का मतलब हाउस ऑफ द पीपल, हाउस ऑफ द पीपल, और राज्यसभा का मतलब काउंसिल ऑफ द स्टेट, काउंसिल ऑफ द स्टेट। तो जब भी कोई व्यक्ति राज्यसभा का चुनाव लड़ रहा है तो भारत के नागरिक होने के साथ साथ उसकी उम्र क्या होनी चाहिए, 30 वर्ष पूरी होनी चाहिए। यदि आप भारत के नागरिक हैं, साथ ही साथ आप 30 वर्ष की आयु पूरी कर चुके हैं, तो आप राज्यसभा का चुनाव क्या कर सकते हैं, लड़ सकते हैं, जिसका उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 84 के उपखंड 2 में बताया गया है, जो इसकी योग्यता है। तो परीक्षा में यदि आपसे पूछा जाए कि राज्यसभा का सदस्य की योग्यता क्या बताई गई, तो सबसे पहले नंबर पे भारत का नागरिक होना चाहिए, साथ ही साथ आपकी उम्र क्या हो चुकी हो, 30 वर्ष पूरी हो चुकी है। यदि आपकी उम्र 30 वर्ष पूरी है तो आप राज्यसभा का क्या कर सकते हैं, चुनाव लड़ सकते हैं। उसी तरह आप लोकसभा में आएंगे, लोकसभा जनता का सदन है और महत्वपूर्ण सदन है, लोकप्रिय सदन है। तो जब कोई व्यक्ति लोकसभा का चुनाव लड़ना चाहता है तो उसकी जो योग्यता बताई गई है वो बताएगी कि भारत का नागरिक होना चाहिए, और साथ ही साथ उसकी उम्र क्या हो चुकी हो, 25 वर्ष क्या हो चुकी हो, पूरी हो चुकी है। यदि आपकी उम्र 25 वर्ष पूरी है, यदि आपकी उम्र क्या है, 25 वर्ष यदि पूरी है, तो आप क्या कर सकते हैं, लोकसभा का चुनाव लड़ सकते हैं। मतलब लोकसभा का कंडीशन क्या है, भारत का नागरिक होना चाहिए और आपकी उम्र क्या हो चुकी हो, 25 वर्ष पूरी हो चुकी हो। ये योग्यता बताई गई है किसकी, संसद के सदस्यों की, ये योग्यता बताई गई है। योग्यता के बाद जो अगला प्रावधान है वो ये बताया गया भारत के संविधान में कि जो संसद है उसके सदनों की अवधि कितनी होगी। अवधि का मतलब होता है कार्यकाल।
अवधि का मतलब क्या होता है? कार्यकाल। तो कार्यकाल का वर्णन कहाँ पे किया गया? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 83 में बताया गया है। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 83 है वो क्या बताता है? कार्यकाल का वर्णन करता है। कार्यकाल क्या है? तो कार्यकाल को समझने के लिए आपको सबसे पहले किसके बारे में समझना होगा? लोकसभा और राज्यसभा दोनों। तो पहली बात है राज्यों का परिषद, जिसे हम क्या कहते हैं? राज्यसभा कहते हैं। तो राज्यसभा कैसा सदन माना जाता है? राज्यसभा अस्थायी सदन माना जाता है। अस्थायी सदन का मतलब आप इसे भंग नहीं कर सकते। सबसे पहली बात, तो सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि कौन सा सदन ऐसा है जिसको हम भंग नहीं कर सकते, जिसको हम समाप्त नहीं कर सकते। तो उस सदन का नाम क्या है? राज्यसभा, राज्यों का परिषद, जिसे हम भंग नहीं कर सकते। इसके 1/3 जो सदस्य हैं प्रत्येक 2 वर्ष में क्या होते हैं? सेवानिवृत्त होते हैं। मतलब यदि इसको एक साधारण शब्द में आपको समझना चाहिए, राज्यसभा का चुनाव एक साथ 245 सीटों पर नहीं होता है। सीट खाली होगी, सीट रिक्त होगा, उतनी सीटों को क्या कर दिया जाएगा? भर दिया जाएगा। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात है कि 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष में क्या होते हैं? सेवानिवृत्त होते हैं। और ये एक ऐसा सदन है जिसको हम भंग नहीं कर सकते। लोकसभा भंग हो सकती है, जो अगला सदन होगा आपका, लेकिन राज्यसभा को हम भंग नहीं कर सकते। इसके 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष में क्या हो जाते हैं? सेवानिवृत्त होता है। और राज्यसभा का जो कार्यकाल होता है कितने वर्ष होता है? यही महत्वपूर्ण। और ये क्या है? स्थायी सदन है। राज्यसभा अस्थायी सदन माना जाता है। ये सबसे महत्वपूर्ण पहलू है राज्यसभा का, राज्यों के परिषद का, जिसका उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 83 में बताया गया था, 83 के उपखंड 1 में। अब अगला प्रावधान है अनुच्छेद 83 का उपखंड 2, जिसमें लोकसभा के बारे में बताया गया। लोकसभा क्या है? लोकप्रिय सदन है और एक महत्वपूर्ण सदन है। जनता के द्वारा, इसके जितने भी सदस्य होते हैं जनता के द्वारा निर्वाचित होते हैं। और लोकसभा जो सदन है इसकी पदावधि कितनी होती है? तो इसकी पदावधि क्या होती है? पहली बैठक से 5 वर्ष तक। लेकिन कुछ ऐसी परिस्थिति है, उस परिस्थिति के आधार पर कार्यकाल को बढ़ाया भी जा सकता है, कार्यकाल को कम भी किया जा सकता है। लेकिन जो कार्यकाल होता है सामान्यतः कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष। पहली बैठक से लेकर क्या हो, जिस दिन पहली बैठक हो उस दिन से 5 वर्ष तक। और उसके बाद फिर से अगली लोकसभा का गठन होगा, अगली लोकसभा का चुनाव होगा। अभी हाल ही में आप देखे होंगे 2024 में लोकसभा का चुनाव संपन्न हुआ है। अब 5 वर्ष तक मतलब 2029 तक क्या होगा? चुनाव। लेकिन ये जो सदन होता है अस्थायी सदन नहीं होता है। यदि आपातकाल की स्थिति उत्पन्न हो गई है, भारत के संविधान में 3 प्रकार के आपातकाल बताए गए हैं, देखे होंगे। इसमें जो सबसे पहला सबसे महत्वपूर्ण आपातकाल है राष्ट्रीय आपातकाल। तो जब भी हमारे देश में राष्ट्रीय आपातकाल लग जाए, इमरजेंसी लग जाए, उस समय इसके कार्यकाल को 1 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, एक बार में 1 वर्ष। लेकिन आपातकाल यदि समाप्त हो गया है तो जिस दिन आपातकाल समाप्त हुआ उसके 6 महीने के बाद तक ही आप लोकसभा के कार्यकाल को बढ़ा सकते हैं। 6 महीने के बाद आप लोकसभा के कार्यकाल को नहीं बढ़ा सकते। मतलब आपातकाल के समाप्त होने के 6 महीने तक ही आप लोकसभा के कार्यकाल को बढ़ा सकते हैं। उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा? नई लोकसभा का गठन करना पड़ेगा, मतलब नई लोकसभा का चुनाव संपन्न कराना पड़ेगा। मतलब यदि देखा जाए लोकसभा का जो कार्यकाल होता है पहली बैठक से 5 वर्ष तक होता है, लेकिन ये अस्थायी सदन नहीं है, क्योंकि इसे भंग किया जा सकता है। कब? पहले भी किया जा सकता है और बाद में 5 वर्ष से पहले। लेकिन यदि आपातकाल लग गया है हमारे देश में तो इसके कार्यकाल को 1 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। एक बहुत ही संसद के समक्ष, संसद की बात की जाए तो संसद के 2 महत्वपूर्ण अनुच्छेद थे। एक था अनुच्छेद 83 और एक था अनुच्छेद 84, जिसमें एक में बताया गया योग्यता का वर्णन किया गया है और एक में कार्यकाल का वर्णन किया गया है। फिर मिलते हैं हम एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।